जहां ओवैसी की पैठ सबसे ज्यादा मजबूत, क्या वहां प्रशांत किशोर पलट देंगे बाजी? तेजस्वी यादव से ओवैसी अपनी 4 सीटों का इंतकाम 2025 में 24 सीटें जीतकर ले पाएंगे या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिन 4 विधायकों ने एआईएमआईएम की टिकट पर जीतने के बाद लॉलीपॉप के लालच में आरजेडी का दामन थाम लिया था, अब उनकी सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बाजी पलट सकती है। आगे की कहानी बताऊं उससे पहले यह जान लीजिए कि जिन 4 विधायकों यानी कोचाधामन से मोहम्मद इजहार असफी, बैसी सीट से सैयद रुकानुद्दीन अहमद, बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी और जोकीहाट सीट से शहनवाज आलम ने एआईएमआईएम से बगावत करके आरजेडी ज्वाइन कर लिया था। इन चारों में से तेजस्वी की पार्टी ने महज एक विधायक यानी जोकीहाट सीट से शहनवाज आलम को ही फिर से 2025 में टिकट दिया है, जबकि बचे हुए 3 वर्तमान एमएलए इस बार ना घर के रहे ना घाट के। खैर, मजलिस को दगा देने वाले नेता जिन्हें तेजस्वी ने 2025 में अपना सिपाही तक नहीं बनाया, उनकी बात बाद में करेंगे। लेकिन 2020 में ये चारों नेता जिस सीट से जीते थे, वहां आखिर प्रशांत किशोर ने क्या जादू कर दिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि सीमांचल की इन मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही है, उसने सारे के सारे समीकरण कैसे फेल कर दिए हैं। इन 4 सीटों पर जनसुराज के उम्मीदवार कौन है और वो कितने पावरफुल हैं। यहां के मुसलमान क्या सच में अपने ओवैसी भाईजान के बदले प्रशांत किशोर का बूथ मजबूत करेंगे? इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की सीट अमौर पर सियासी टेंशन क्या बढ़ गई है? कहीं बिहार में ओवैसी के सबसे बड़े सिपाही की सीट इस बार फंस तो नहीं जाएगी? जहां ओवैसी की पैठ सबसे ज्यादा मजबूत, क्या वहां प्रशांत किशोर पलट देंगे बाजी? नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात और समीकरण डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2020 के चुनाव का बैकग्राउंडर दे देता हूं ताकि आगे की कहानी आसानी से समझ पाएं। गौर करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। किशनगंज जिले की कोचाधामन सीट पर मजलिस की करीब 36,000 वोटों के अंतर से जीत हुई थी। किशनगंज की ही बहादुरगंज सीट पर एआईएमआईएम का प्रत्याशी करीब 45,000 वोटों से जीता था। अररिया की जोकीहाट सीट पर क्लोज फाइट होते हुए भी पार्टी ने करीब 7,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। पूर्णिया जिले की अमौर सीट से ओवैसी का सिपाही 52,000 वोटों के अंतर से जीता था, तो वहीं पूर्णिया की बैसी सीट पर एआईएमआईएम 16,000 वोटों के अंतर से जीती थी। मतलब जीती हुई 5 में से 3 सीटों पर तो एआईएमआईएम की जबरदस्त आंधी थी, लेकिन बैसी और जोकीहाट सीट पर क्लोज फाइट हुई थी। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के अलावा बाकी 4 विधायक बाद में आरजेडी से जुड़ गए थे। इस बार उन चारों में से एक को छोड़कर बाकी 3 विधायक को तेजस्वी ने अपना सिपाही ही नहीं बनाया, यानी टिकट नहीं दिया। सिर्फ जोकीहाट सीट पर पिछले बार के जीते हुए शहनवाज आलम को आरजेडी ने फिर से मैदान में उतारा है। तो चलिए सबसे पहले शहनवाज आलम की जोकीहाट सीट की ही बात कर लेते हैं। यहां पिछली बार करीबी मुकाबला देखने को मिला था। अररिया जिले की जोकीहाट विधानसभा सीट पर इस बार भी प्रदेश की सबसे दिलचस्प चुनावी लड़ाइयों में से एक होने जा रही है। यहां मुकाबला किसी बाहरी उम्मीदवार से नहीं, बल्कि एक बार फिर से एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों के बीच होने वाली है। खास बात यह है कि इस सीट पर कुल 16 में से 11 बार इसी परिवार का कब्जा भी रहा है। इस बार भी यह लड़ाई है मरहूम तस्लीमुद्दीन की राजनीतिक विरासत की, जिसे लेकर उनके बड़े बेटे सरफराज आलम और शहनवाज आलम आमने सामने हैं। शहनवाज आलम अभी आरजेडी से विधायक हैं, वहीं सरफराज आलम ने 2025 में जनसुराज का दामन थाम लिया है। 2020 में एआईएमआईएम से लड़कर शहनवाज ने आरजेडी से लड़ रहे सरफराज को 7,383 वोटों से हरा दिया था। उस मुकाबले के बाद तस्लीमुद्दीन परिवार के भीतर की लड़ाई सतह पर आ गई थी। शहनवाज आलम आरजेडी से 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन हार गए थे, जबकि उनके बड़े भाई सरफराज आलम यहां से 4 बार के विधायक और 1 बार अररिया से सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि पिछली जीत के चलते आरजेडी प्रत्याशी शहनवाज मजबूत माने जा रहे हैं, लेकिन सरफराज का अनुभव और जनसुराज के वोट बैंक के कारण उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। इसके अलावा यहां से एआईएमआईएम के मुर्शीद आलम
और जेडीयू के पूर्व मंत्री मंजर आलम भी मैदान में खड़े हैं। कुल मिलाकर जोकीहाट में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आरजेडी और जनसुराज के बीच यहां कांटे की टक्कर है। ऐसे में ओवैसी फैक्टर यहां कोई चमत्कार कर पाएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। वैसे देखा जाए तो एआईएमआईएम के मुर्शीद आलम एक सक्रिय और लोकप्रिय राजनीतिक नेता हैं, लेकिन जीत के लिए वो ओवैसी फैक्टर पर ही निर्भर है। अब पूर्णिया जिले की बैसी सीट की बात कर लेते हैं, जिसकी सीमा बंगाल से लगती है। 2020 में एआईएमआईएम के सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने यहां बीजेपी के विनोद यादव को करीब 16,000 वोटों से हराया था। इस बार ओवैसी ने यहां से गुलाम सरवर को मैदान में उतार दिया है। तो वहीं बीजेपी ने फिर से विनोद यादव पर भरोसा जताया है। आरजेडी ने यहां से 6 बार के एमएलए हाजी अब्दुस सुभान को टिकट दिया है। तो वहीं जनसुराज से यहां मोहम्मद शहनवाज आलम मैदान में है। जनसुराज के प्रत्याशी 2015 से 2020 तक एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद युवा आरजेडी में भी सक्रिय रहे हैं। बीएससी, बी फार्मा और एलएलबी की डिग्री धारक भी हैं। जनसुराज की दावेदारी इस सीट पर मजबूत मानी जा रही है। हालांकि 65% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स वाली इस सीट पर 2025 में मुस्लिम वोटों का बंटवारा आरजेडी, एआईएमआईएम और जनसुराज तीनों के बीच होने की उम्मीद है, जिसका फायदा बीजेपी को पहुंच सकता है, लेकिन कुछ सटीक कह पाना इस वक्त मुश्किल है। कुल मिलाकर नई पार्टी जनसुराज की उपस्थिति से बैसी सीट पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम वोटों का समीकरण प्रभावित होने की पूरी संभावना है, जिससे किसी भी प्रमुख दल के लिए स्पष्ट बहुमत हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब बात बांग्लादेशी बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित किशनगंज जिले की कोचाधामन सीट की कर लेते हैं। 2020 में एआईएमआईएम के इजहार असफी ने यहां से 36,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बार एआईएमआईएम ने कोचाधामन से सरवर आलम को टिकट दिया है। आरजेडी ने 2020 में जेडीयू से लड़ चुके कैंडिडेट और 2 बार के एमएलए मुजाहिद आलम को मौका दिया है। जनसुराज से अबू अफ़ान फारूकी चुनाव लड़ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। वहीं बीजेपी से वीणा देवी एक लोकल कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ चुनावी मैदान में है। कोचाधामन में भी लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही है, लेकिन जनसुराज यहां मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि यहां के युवाओं के बीच प्रशांत किशोर के सिपाही की अच्छी पकड़ है। हालांकि इस सीट से निवर्तमान विधायक इजहार असफी को जब आरजेडी ने इस बार टिकट नहीं दिया तो उन्होंने एआईएमआईएम में वापसी कर ली है। ओवैसी के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई थी, लेकिन तब तक टिकटों का बंटवारा हो चुका था, इसलिए असफी की झोली खाली ही रह गई है। अब बात कर लेते हैं किशनगंज जिले की बहादुरगंज सीट की, जहां से एआईएमआईएम ने 2020 में 45,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बार मजलिस ने यहां से विवादित कैंडिडेट और कांग्रेस से 4 बार के एमएलए रह चुके तौसीफ आलम को टिकट दिया है। पिछली बार यहां से तौसीफ आलम तीसरे नंबर पर रहे थे, तो वहीं वीआईपी के लखन लाल पंडित दूसरे नंबर पर रहे थे। महागठबंधन में यह सीट कांग्रेस के पास गई है। कांग्रेस ने यहां से 2 बार के विधायक मसावर आलम को टिकट दिया है, तो वहीं एनडीए में यह सीट चिराग पासवान की झोली में गई है। एलजेपी रामविलास ने यहां से मोहम्मद कलीमुद्दीन को टिकट दिया है, जिनकी पत्नी किशनगंज नगर परिषद की डिप्टी मेयर हैं। जनसुराज ने बहादुरगंज से पूर्व बीजेपी नेता वरुण सिंह पर भरोसा जताया है। देखा जाए तो मौजूदा विधायक आरजेडी में होने के चलते यह सीट तेजस्वी के खाते में जानी चाहिए थी, लेकिन सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस ने बहादुरगंज पर अपना दावा ठोक दिया। मजलिस के तौसीफ आलम इस बार यहां मजबूत माने जा रहे हैं। वैसे अंतिम फैसला तो 11 नवंबर को चुनाव के दिन हो जाना है। अंतिम सीट बचती है पूर्णिया जिले की अमौर, जहां पिछली बार एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान सबसे ज्यादा यानी 52,000 वोटों के अंतर से जीते थे। इस बार भी ओवैसी ने अपने सबसे मजबूत सिपाही को ही यहां से मैदान में उतारा है, तो वहीं जनसुराज ने अफरोज आलम को यहां से मौका दिया है। अफरोज आलम पिछले 25 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने 10 साल पंजाब के लुधियाना में रहकर बिहारियों की मदद की और प्रवासी समुदाय के बीच पहचान बनाई। पिछले 15 सालों से अमौर में सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में सक्रिय हैं। अफरोज के छोटे भाई की पत्नी जिला परिषद सदस्य भी हैं। पिछली बार इस सीट पर नंबर 2 रहे सबा जफर को जेडीयू ने फिर से मौका दिया है, तो वहीं आरजेडी से सुनील राय मैदान में है। वैसे अमौर सीट पर ओवैसी के सिपाही अख्तरुल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब इन सभी 5 सीटों पर न्यूज नेशन की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं, जिसमें हमारे संवाददाताओं ने लोकल वोटरों से बात की है और यहां के मुद्दे और किस पार्टी का पलड़ा कितना भारी है ये जानने की कोशिश की है। सुनिए। इस बार क्या मन बना रहे हैं आप लोग? हम लोग का मन बस वही है, यहाँ से कांग्रेस। बीजेपी भी यहाँ से खड़ी है। हाँ, दोनों में उसी में टक्कर है। उसी में टक्कर है। तो क्या एमआईएम के जो कैंडिडेट खड़े हैं वो और कांग्रेस के बीच मुस्लिम वोट बैंक बटेगा?
ऐसा कुछ बात नहीं होने जा रहा है। हाँ। यहाँ पर का जनता जानता है हमको क्या करना है। अच्छा। लास्ट में वो अपना निर्णय ले लेते हैं हाँ। कि हमको महागठबंधन को देखना है, हाँ। उसको ही जिताना है हमको। अच्छा, केवल महागठबंधन का मामला है, बस यही मामला। हाँ, किसका जड़ है? बस कांग्रेस का। कांग्रेस का। हाँ, यहाँ जड़ है। और बीजेपी वाले क्या करेंगे फिर? बीजेपी वाला का उतना नहीं, बीजेपी थोड़ा 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 नहीं, बीजेपी वाला को मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, मिलेगा मैंने अच्छा, उतना आपके दिल दिमाग पर क्या, जबान पर क्या है? नहीं। जवान पर वही गठबंधन को गठबंधन है जी। और नीतीश कुमार अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अच्छा काम नहीं किया है। अच्छा काम नहीं किया। लालू के राज में है? का राज में नहीं था, अभी का राज में कहते हैं कि सो नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, बाहर निकल नहीं पाते थे। वो तो था मैंने तो था, और फिर भी अब फिर भी नहीं, वोट तो मिलेगा गठबंधन को। बाहर निकले, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? देखिए, सरकार तो एनडीए की बनेगी तो पक्का है। अच्छा, सट्टा बाजार में जो देखा जा रहा है, सट्टा बाजार में? सट्टा बाजार की स्थिति है कि सट्टा बाजार या सट्टा बाजार? सट्टा बाजार की जो स्थिति है बिहार में, वह 245, 145, 146, 148 तीन सट्टा बाजारों का है। एक सट्टा बाजार ने 133 सीट भारतीय एनडीए की गठबंधन को दे रहा है, एक सट्टा बाजार ने 145 सीट दे रहा है। और अगर सचमुच अगर देखा जाए तो तीन चार सट्टे बाजार के अब तक जो लगाया है सट्टा बाजार, वह सरकार बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। नीतीश कुमार काम नहीं किए क्या 20 साल में? नीतीश कुमार जी ये नहीं बोलेंगे किए नहीं है ना, मगर फिर भी परिवर्तन तो चाहिए सर। नीतीश कुमार हकदार है वोट का, विकास किया है। अच्छा, समझे? क्या नाम है आपका? तनवीर नाम हुआ, मोहम्मद तनवीर। तनवीर भाई, क्या कैसे विकास किया है नीतीश कुमार? विकास 10-10 हजार रुपया दे रहा है अभी आदमी को। नीतीश सरकार के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है जिले पे। आज जो हम लोग डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, हर एक दुकान में एक स्कैनर दिया जा रहा है, वो मोदी नीतीश की सरकार में? यस, नीतीश के सरकार, कांग्रेस की सरकार में डिजिटलाइजेशन था ही नहीं। नाउ अभी मोबाइल हाथ में कब से लिए? नीतीश की सरकार पर लिए। लेकिन एक बात बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? आकाश नाम है। आकाश भाई, ये बताओ कि नीतीश कुमार क्या क्या काम किए जो आपको अच्छा लगा? आज आप गांव में जाओगे तो आज आपको गांव में रोड मिलेगा। आज जो स्ट्रीट लाइट देख रहे हो, ये हर रोशनी आ रहा है, ये बिकॉज ऑफ नीतीश सरकार। आप गांव के भीतर भी लाइट पहुंचा हुआ है। अब जो योजना है, जो पेंशन योजना है, इसमें से बहुत आदमी है जो नीतीश सरकार के 60,000 60+ वाले जो एज के हैं, वो पेंशन उठा रहे 1,000 का। यहाँ से क्या बीजेपी, यहाँ से बीजेपी या कांग्रेस? यहाँ से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। विकास तो ये कर रहा है मुसब्बिर साहब। अच्छा। बहादुरगंज क्षेत्र में ज्यादा काम वही किया है। ज्यादा काम वही किया है। वही किया है। तो क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? मुसब्बिर साहब आएगा। मुसब्बिर साहब। अच्छा, कौन सी पार्टी है उनकी? हाथ छाप कांग्रेस है? कांग्रेस का। कांग्रेस की तरफ से जी। तो कांग्रेस की तरफ से जो है तौसीफ आलम साहब ने काम किया कि नहीं किया? पहले वो तो पहले काम से लेकर के 2005 से तो वो दौर मैंने हम लोग मैंने इतना जानते थे नहीं उसको। अभी आकर के दिखा रहा है। अच्छा। कुछ काम ही नहीं है उसका उतना। इस बार यहाँ बहादुरगंज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मुसव्विर आलम साहब जीतेंगे। प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब ही जीतेंगे। गठबंधन से है, महागठबंधन से। कांग्रेस में देंगे ये और एमआईएम भी खड़ा हुआ है, वो भी है। आप किसका क्या तौसीफ आलम भी खड़े हुए हैं। हम तो कांग्रेस में देंगे। आप कह रहे हैं मुसव्विर आलम खड़े हैं जो? जी जी। और तीसरे जो हैं एलजेपी से भी खड़े हुए हैं। हाँ, वो भी हुआ है एनडीए से। हाँ। अब अपना अपना ख्याल, अपना ख्याल है। तो आपके हिसाब से काम अच्छा किसने किया? लालू के समय अच्छा काम हुआ या नीतीश के समय अच्छा? नीतीश के इसमें हुआ है अच्छा। हमारे दिल दिमाग में जो पतंग छाप ये सही है। पतंग छाप? अरे भैया, और लालटेन की बात हो रही है, तीर की बात हो रही है, कमान से, वो सब की बातें छोड़ दीजिए। हेलीकॉप्टर की बात हो रही है। सिर्फ पतंग की बात हो रही है। हम जो बोल रहे हैं पतंग ही की बात। कौन है कैंडिडेट पतंग का? तौसीफ आलम साहब है। तौसीफ आलम साहब, महागठबंधन ना, वो महागठबंधन नहीं है। तौसीफ आलम एमआईएम। में से है। अच्छा, पतंग चलेगी? पतंग चलेगी। गड़बड़ा गए हम भी, देखिए। पतंग चलेगी, पतंग है। और हेलीकॉप्टर जोड़ेगा तब उड़ाएगा, सब कोई उड़ाते हैं, वो भी उड़ाएंगे, सब कोई उड़ाएंगे। कलीमुद्दीन साहब हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे कि नहीं? कौन? कलीमुद्दीन। कलीमुद्दीन कौन? तौसीफ आलम के बारे में मतलब कलीमुद्दीन को नहीं जान रहे हैं। मोहम्मद कलीमुद्दीन जो हैं वो एलजेपी से खड़े हुए हैं। जन स्वराज भी जो है यहाँ से अपने उम्मीदवार को उन्होंने खड़ा किया है। इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं वरुण कुमार सिंह जी, जो कि जन स्वराज से हैं और लगातार यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जन स्वराज कितना स्वराज लाएगा? जन स्वराज 100% स्वराज लाएगा। आज बिहार में बदलाव की बात हो रही है। बिहार में बदलाव करना है। बिहार में
हमेशा भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के मुसलमानों को डर दिखाया जाता है कि तुम अगर वोट मुझे नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी आएगा। तो कोई कांग्रेस में वोट देता है, कोई राजद में वोट देता है, कोई यहाँ मीम में वोट देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डर से ये लोग भाग के जो है इन दलों में वोट देने का काम करते हैं। आज जन स्वराज मुसलमानों की बात करती है, ईमानदारी की बात करती है, बच्चों की बात करती है, पढ़ाई की बात करती है, रोजगार की बात करती है और महिला को आरक्षण देने की बात करती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये लालू को जो बोल रहा है जंगल राज, जिस मैंने जैसे हम लोग खुशहाली उसके जमाने में थे, अभी नीतीश के जमाने में वो खुशहाली नहीं है। कहाँ गायब हो गई खुशहाली? वो खुशहाली नीतीश और मोदी जी लेके गए। अच्छा, हाँ। अब भैया रोजगार बांट रहे हैं इतना ज्यादा नीतीश कुमार। एकदम जो चैन हम लोग का पहले था, जो लालू जी के जमाने में जो जंगल राज में जो हम लोग चैन शांति भाईचारे में थे, वो बिल्कुल गायब हो चुका। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सभी 5 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं। गौर करें तो पिछली बार ओवैसी न्यू कमर के तौर पर बिहार आए थे, लेकिन अब तो वो सेट बैट्समैन की तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में इन सभी 5 सीटों पर कितनी भी चुनौतियां सामने हो, लेकिन मजलिस को कम आंकना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ओवैसी ने इस बार के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव 2025 के दौरान कम से कम 10 से अधिक रैलियां और चुनावी सभाएं आयोजित की हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ओवैसी पर पहले जो बीजेपी की बी टीम के आरोप लगते थे, उस चुनौती से भी बैरिस्टर पार पा चुके हैं। हालांकि तेजस्वी और राहुल ने ओवैसी को अपनी टीम में एंट्री नहीं दी, लेकिन महागठबंधन को अलायंस का ऑफर देकर ओवैसी ने यह साबित कर दिया कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं, जिससे मुसलमानों के बीच उनकी पैठ और मजबूत हुई है। ओवैसी लगातार बिहार की 18% मुस्लिम आबादी को उचित राजनीतिक भागीदारी देने की भी बात करते हैं। इधर महागठबंधन ने बिहार की 5 से 6% आबादी वाली मल्लाह जाति से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बना दिया, जबकि अब तक किसी मुसलमान चेहरे के नाम पर बड़ा ऐलान नहीं किया। ओवैसी ने इस मसले पर भी काफी माइलेज ले ली है। हालांकि एसआईआर के चलते सीमांचल में करीब 7 से 8 लाख वोट काटे भी गए हैं, जिसका असर चुनाव में दिख सकता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जहां ओवैसी की पैठ सबसे ज्यादा मजबूत, क्या वहां प्रशांत किशोर पलट देंगे बाजी?